विधानसभा चुनाव में देश दुनिया की सारी बड़ी अपडेट के सामने मौजूद में चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अपने नेता ने माना कि 8 से ज्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी में जाने वाले। बताएंगे कौन से राज्य से बड़ी अपडेट है दोस्तों। इसी के साथ में बीजेपी के सहयोगी नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तोड़ना शुरू कर दिया है दोस्तों। इसी के साथ में एक और बड़े नेता विपक्ष में शामिल हो गए। वही आपको बताएंगे सीट बंटवारे को लेकर क्या बड़ी अपडेट है दोस्तों। और भ्रष्टाचार के अपराधी को बीजेपी देना चाहती थी टिकट, लेकिन कोर्ट ने दिया है तगड़ा झटका। इसी के साथ में आपको बताएंगे महाराष्ट्र के अंदर हाई प्रोफाइल सीट पर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला है और भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले चंपई सोरेन की बुरी स्थिति होने वाली है दोस्तों। बताएंगे दिग्गज नेता को मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ में संजय राउत को मिली है बड़ी राहत। साथ साथ एक एक करके चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों के अंदर भी एक के बाद एक कई सारे बीजेपी के नेता पार्टी बदलने के लिए है तैयार और महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर होने वाला है जबरदस्त तरीके का बदलाव और इंडिया गठबंधन की बनेगी सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में होगा परिवर्तन महाराष्ट्र में लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटक में 2 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं दोस्तों। ऐसे में यशवंत नगर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक एसटी सोमशेखर ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक जल्द ही कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यशवंतपुर के विधायक एसटी सोमशेखर ने मीडिया वालों से बात करते हुए विस्फोटक दावा किया है दोस्तों। एसटी सोमशेखर ने बताया है कि भारतीय जनता पार्टी में कई सारे नेता बीजेपी छोड़ने की तैयारी में है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने जरूरत पड़ने पर योगेश्वर का इस्तेमाल किया, यानी एमएलसी जिन्होंने हाल फिलहाल के अंदर कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, उनका इस्तेमाल किया और समय आने पर उनको टिकट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के बाद भी सच बोलता रहूंगा क्योंकि मुझे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई का कोई डर नहीं सता रहा है। फिर वो बड़ा दावा करते हुए कहते हैं कि कम से कम 8 ऐसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक है जो पलटी मारेंगे और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। यानी दोस्तों कर्नाटक के अंदर मिशन लोटस चलाने की तैयारी कर रही भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता अब भागने की तैयारी कर रहे हैं। 8 विधायकों के भागे जाने की खबर कोई और नहीं बल्कि बीजेपी का विधायक दे रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। आपसे किस तरीके से देखते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद संजय काका पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता निशिकांत पाटिल के साथ में एनसीपी ज्वाइन कर लिया। अजित पवार की मौजूदगी में उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाया गया है दोस्तों। दोनों को एनसीपी चुनाव लड़वाने जा रही है। इसके पीछे 2 तरीके के तर्क हो सकते हैं। या तो एनसीपी अजित पवार गुट को भारतीय जनता पार्टी ने ये नेता उधार दिए हैं ताकि वो अपने टिकट पर चुनाव लड़वा सके, या फिर अजित पवार ने बीजेपी को झटका देकर ऐसे नेताओं को आगे करके बीजेपी के जीतने के चांसेस कम कर दिए हैं। क्योंकि अगर ये नेता भाजपा में होते तो शायद बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए काम करते, लेकिन अब ये खुद उम्मीदवार बनकर अपने जीतने के लिए काम करेंगे। आपकी क्या राय है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ रत्नागिरी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका उस वक्त लगा दोस्तों जब बीजेपी के पूर्व विधायक बाल माने ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट में शामिल होने का फैसला लिया। आपको बता दें कि चुनाव की पृष्ठभूमि में ये बड़ी जानकारी है। उदय सामंत की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी गई है। खबर यह है कि शिवसेना से उद्धव ठाकरे गुट की पार्टी का उम्मीदवार लगभग तय हो गया है। उदय सामंत के खिलाफ उद्धव ठाकरे की ओर से बाल माने को मैदान में उतारा जा सकता है। साथ साथ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर एक और बड़ी अपडेट यह है कि कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है दोस्तों। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत जो अंतिम आंकड़े आए उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना यूबीटी को 90 सीटें और एनसीपी एसपी को 78 सीटें दी गई है। आदर्श के लिए यानी अन्य पार्टियों को साथ में लाने के लिए 18 सीटें दी गई है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता मधु कोड़ा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है दोस्तों। मधु कोड़ा विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी है। मधु कोड़ा झारखंड के बहुचर्चित कोयला घोटाला के अंदर सजा याफ्ता है, यानी सजा हो चुकी है, अपराधी घोषित कर दिए गए हैं। मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। कोड़ा फिलहाल जमानत पर बाहर है दोस्तों। जब तक सजा पूरी नहीं होगी और उसके बाद 6 साल का कूल ऑफ पीरियड नहीं होगा तब तक चुनाव लड़ना अलाउ नहीं होता। लेकिन बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे और भारतीय जनता पार्टी में क्योंकि ज्वाइनिंग हो चुकी है एक भ्रष्टाचारी नेता की, तो फिर टिकट को लेकर लगभग बातें तय हो गई है कि बीजेपी चुनाव लड़वाना चाहती है और इसीलिए शायद बार बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारियों को भी चुनावी मैदान में उतारना चाहती है केवल अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए, और यही भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति को लेकर डेस्परेशन को दिखाता है, तो अपनी राय जो लिखा था। साथ साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना विधानसभा के हर सीट पर अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने वर्ली सीट से शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ राज्यसभा के ही सांसद मिलिंद देवड़ा को मैदान में उतार दिया। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की ओर से आदित्य ठाकरे को चुनौती दी गई है दोस्तों। वर्ली सीट दक्षिण मुंबई की सीट के अंतर्गत आता है, यानी दक्षिण मुंबई लोकसभा सीट के अंतर्गत ये वर्ली सीट आती है, जहां से लोकसभा के चुनाव में शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया था दोस्तों। लेकिन वर्ली की सीट पर मात्र 6000 के आसपास का अंतर रह गया था और इसीलिए वर्ली सीट पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं मिलिंद देवड़ा, जो राज्यसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने थे दोस्तों। आपको क्या लगता है इस हाई प्रोफाइल सीट पर किस तरीके का मुकाबला होगा और दोनों में से किसकी जीत हो सकती है, क्योंकि एमएनएस ने भी अपना उम्मीदवार उतार रखा है। साथ साथ विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक और बड़ी अपडेट यह है कि नांदेड़ में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका उस वक्त लगा जब पूर्व सांसद प्रताप पाटिल ने एनसीपी में शामिल होने का फैसला ले लिया है। इसी के साथ में प्रधानमंत्री मोदी 7 से लेकर 14 नवंबर के बीच में कई सारी सभाओं को संबोधित करते दिखाई देंगे दोस्तों। 13 तारीख और 20 तारीख को वोट डाले जाने वाले हैं। उससे पहले नरेंद्र मोदी की सभाओं
को लेकर भाजपा जानकारी दे रही है कि लगभग 7 से 8 के आसपास सभाएं नरेंद्र मोदी की हो सकती है। सवाल सबसे बड़ा यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्या जानबूझकर नरेंद्र मोदी की कम सभाएं करा रही है और महाराष्ट्र में भी क्या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा वाली स्ट्रेटजी चल रही है। दोस्तों क्या ये काम कर पाएगा? आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश के रेल मंत्री को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से रिपोर्ट कार्ड दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि मोदी सरकार के 139 दिन पूरे हो गए हैं और अब तक 62 ट्रेन के एक्सीडेंट हुए हैं, 21 लोगों की मौत हो गई है, 131 लोग इंजर्ड बताए जा रहे हैं। दोस्तों इसी के साथ में मेधा सौम्या मानहानि के मामले को लेकर संजय राउत को बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर आ रही जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा सोमैया मानहानि मामले को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत को जमानत मिल गई है। शुक्रवार को माझगांव के कोर्ट ने फैसला लिया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी है और संजय राउत खुद अपने विधायक भाई सुनील राउत के साथ अदालत में पेश हुए। वहीं पर अदालत में पेशी के दौरान किरीट सोमैया भी मौजूद थे और कोर्ट ने 15 दिनों की हिरासत की सजा पर सुनवाई की है दोस्तों और सजा को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि कई सारे गंभीर आरोप लगाए थे संजय राउत ने, जिसे लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मामला चल रहा था। 15 दिन की सजा भी दी गई थी। इसी के साथ में महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर क्या विपक्ष के कुनबे में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दोस्तों आपको बता दें कि सीट बंटवारे में लगभग 18 सीटें छोड़ी गई है ताकि साथी पार्टियों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। इंडिया गठबंधन चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हो जाए। समाजवादी पार्टी और वंचित बहुजन अघाड़ी और आम आदमी पार्टी के लोग भी इसमें जुड़ जाए। हालांकि 18 सीटें जो छोड़ी गई है, किसको कितनी सीटें देगी ये बड़ा सवाल रहेगा। दोस्तों जो भी जानकारी आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने नहीं दिया तो फिर 25 सीटों पर खुद चुनावी मैदान में उतर जाएंगे। अबू आजमी की ओर से दी गई जानकारी के बाद लग रहा है कि 1-2 सीटों को लेकर आपस में विवाद हो सकते हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी गठबंधन 3 सीटें देने को तो तैयार है, लेकिन समाजवादी पार्टी 5 सीटों पर दावेदारी कर रही है। साथ साथ सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी सपा के आगे निकलकर रिश्तेदारवादी हो गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने करहल विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यादव परिवार के व्यक्ति को टिकट दिए जाने पर निशाना साधते हुए बातें कही है। दोस्तों उन्होंने कहा कि जो नारा वो लगाते हैं कि हम लोग परिवारवादी है, लेकिन बीजेपी अब हम लोगों से आगे निकल गई है तथा अब वो रिश्तेदारवादी हो गई है। बीजेपी ने करहल विधानसभा पर अखिलेश यादव के चचेरे बहनोई अनुजेश यादव को मैदान में उतारा है। आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव के सगे बहनोई है जो चुनाव लड़ रहे हैं। करहल विधानसभा क्षेत्र 1993 से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। दोस्तों इस सीट पर समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव जीते हैं। मुलायम सिंह यादव से लेकर तमाम बड़े नेता चुनाव लड़े हैं। साथ साथ राहुल गांधी ने फिर से दिल्ली के अंदर एक नाई की दुकान पर जाकर उनसे मुलाकात की है। राहुल गांधी ने जो मुलाकात की है दोस्तों सोशल मीडिया पर वीडियो भी शेयर किया गया है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि राहुल गांधी लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्री कामों का जायजा लेंगे। दरअसल दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सीएम जनता से सीधा संवाद करेंगे, यानी लोगों से संपर्क साधा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने साथ जोड़ पाए और सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचा पाए और उन्हें जानकारी दे सके कि सरकार कौन कौन सी योजना भी चला रही है। साथ साथ दोस्तों झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण में नामांकन के आखिरी दिन पूर्व विधायक उमा शंकर अकेला ने कांग्रेस के प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अकेला ने कहा है कि कांग्रेस के झारखंड के प्रभारी ने उनसे 2 करोड़ रुपए मांगे हैं, पैसा नहीं देने पर उनका टिकट काटा गया है। इस आरोप के बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का फैसला लिया है। उनके द्वारा लगाए गए आरोप के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता ने साफ शब्दों में जवाब देते हुए कहा है कि वो वकीलों से बात कर रहे हैं। अगर वकीलों ने उन्हें सुझाया कि उनको अब पूरे मामले पर कार्रवाई करनी चाहिए, मानहानि का केस करना चाहिए, तो जरूर केस किया जाएगा। आप लोगों की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का चुनाव 2 ध्रुवीय हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में इंडिया के उम्मीदवार झारखंड के रण में उतरे हैं। दोस्तों वाम दलों से नहीं बनी बात। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी CPI-ML के साथ में चुनाव लड़ रही है, लेकिन वाम दल सारे संतुष्ट नहीं है, कुछ अलग से चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चंपई सोरेन को हराने के लिए पूरे समीकरण सेट कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि सरायकेला से भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपई सोरेन मैदान में उतरे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहां पर जबरदस्त तरीके का कार्ड चला है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, स्थानीय नेता जिनका टिकट फिक्स हो जाता अगर चंपई सोरेन को बीजेपी टिकट नहीं देती, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता गणेश महली को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पार्टी में शामिल करवाया है और अब चंपई सोरेन के सामने मुकाबले में उतार दिया है। दोस्तों चंपई सोरेन को कोल्हान टाइगर कहा जाता है। इस क्षेत्र में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो फिर गणेश महली को टिकट देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सारे समीकरण को पलट दिया है। आपको बता दें कि चंपई सोरेन के खिलाफ ये दमदार उम्मीदवार के तौर पर जाने जा रहे हैं गणेश महली, और इनके चुनाव लड़ने से जरूर चंपई सोरेन के हारने के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के अंदर स्टार कैंपेनरों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें कई सारे नाम ऐड किए गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि चंपई सोरेन को बीजेपी केवल अपनी पार्टी में इसलिए लेकर आई थी ताकि वो परसेप्शन बनाना चाहती थी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को लेकर नाराजगी है और आदिवासी समाज के लोगों का अपमान किया गया है। दरअसल दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी स्टार प्रचारकों की लिस्ट लेकर आई है उसमें पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर नहीं बल्कि 27वें नंबर पर जाकर चंपई सोरेन का नाम है, यानी 40 में से 27वें नंबर पर चंपई सोरेन को स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये काफी अपमानजनक बात है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चंपई सोरेन से बीजेपी को कोई लेना देना
देना नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी जेएमएम के खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए कोशिश कर रही थी। साथ साथ दोस्तों जयराम रमेश ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री और महायुति सरकार द्वारा जातीय जनगणना कराने से इंकार करने के कारण महाराष्ट्र में पारंपरिक रूप से वंचित कई समुदायों को स्पष्ट रूप से नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में कई समुदाय वर्षों से जातीय जनगणना और सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। मानव विकास सूचकांक के संकेतकों पर इन समुदाय का जाति के आधार पर पिछड़ापन स्पष्ट है, लेकिन महायुति सरकार से कोई समाधान नहीं मिला है। महायुति के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आरक्षण की मांग को संबोधित करने के लिए अन्य राज्य की कार्यप्रणाली का अध्ययन करने के बारे में बार बार अस्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त की है, लेकिन इस दिशा में कोई सार्थक कदम नहीं उठाया है। यानी मराठा आरक्षण को लेकर कोई सही कदम नहीं उठाया गया है। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी ने बार बार राष्ट्रव्यापी जातीय जनगणना और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए कहा है। इससे यह सुनिश्चित हो गया है कि भारत में प्रत्येक वंचित समुदाय उन अवसरों तक पहुंच पाने में सक्षम हो जिनके वे हकदार है। महायुति ने नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर की रणनीति से सीख ली है और इस मामले पर कार्रवाई में देरी करने और टालते जाने की रणनीति अपनाई गई है। 23 नवंबर से महाविकास अघाड़ी सत्ता से बाहर चली जाएगी और छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले के आदर्शों को पुनर्स्थापित किया जाएगा, यानी इंडिया गठबंधन की जीत होगी। साथ साथ दोस्तों भारत सरकार ने कुछ दिनों पहले कहा था कि आधार किसी के सिटीजनशिप के लिए नहीं है, किसी के डेट ऑफ बर्थ के लिए नहीं है। अब कोर्ट की ओर से भी बताया गया है कि सिटीजनशिप या डेट ऑफ बर्थ के लिए आधार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, यानी कोर्ट भी इस बात को स्वीकार कर रहा है दोस्तों और सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है। फिर लोगों ने सवाल पूछा है कि अगर आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप यानी नागरिकता को लेकर नहीं है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर नहीं है, किसी का एड्रेस प्रूफ भी नहीं हो सकता, तो फिर आधार लाया क्यों गया है? क्या केवल सिम खरीदने के लिए? आप लोगों की इस पर जो भी राय हो दोस्तों एक बड़े सवाल पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थानीय क्राइम ब्रांच ने करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। दोस्तों स्थानीय अपराध शाखा ने यह कार्रवाई शहर के बस स्टैंड इलाके में की है और आचार संहिता के दौरान ये पैसा कहां से आया और इतनी बड़ी मात्रा में कार में कहां से जा रहा था, इस बारे में पुलिस और चुनाव विभाग जांच कर रही है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में पटना में लगे पोस्टर लालू यादव के लिए भारत रत्न की मांग की गई है। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के पास लगे पोस्टर में प्रदेश की राजनीति को लेकर एक नया रुख दिखा रहा है। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि लालू यादव को लेकर अब जगह जगह बैनर पोस्टर लगे हैं और भारत रत्न देने की मांग की गई है। आपको बता दें कि रंजीत रज्जक के नाम से सोशल मीडिया पर यह पोस्टर आ रहा है, जिसमें भारत सरकार से आदरणीय नेताजी के लिए यानी लालू यादव जी के लिए भारत रत्न की मांग की जा रही है। उनको मसीहा बताया जा रहा है। आरजेडी के राजधानी पटना स्थित कार्यालय के पास की यह बड़ी जानकारी है। दोस्तों कुल मिलाकर लालू यादव को लेकर आरजेडी के लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में खराब माहौल करने के लिए गिरिराज सिंह जगह जगह घूम रहे हैं। बिहार में कोई दंगा फसाद नहीं होगा। लालू यादव ने भी तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन करते हुए गिरिराज सिंह को 2 टूक शब्दों में चेता दिया है। दोस्तों लालू यादव ने गिरिराज सिंह पर आरोप लगाया है कि वे माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और कहा कि उनके और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के राज में कोई फर्क नहीं है। लालू यादव ने यह भी कहा कि उनके रहते बिहार में कोई दंगा फसाद नहीं करने दिया जाएगा। हिंदू और मुसलमान सब एक है। लालू यादव के द्वारा की गई टिप्पणी पर आपकी जो भी राय हो लिखकर जुटाएगा। साथ साथ नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे हैं दोस्तों, यानी अपने क्षेत्र में पहुंचे हैं और 28 अक्टूबर को पटना में जेडीयू के सभी सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई गई है। क्या यह बैठक एक बड़े फैसले के लिए बुलाई गई है? ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता गिरिराज सिंह बिना जनता दल यूनाइटेड के मर्जी के हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका जेडीयू विरोध कर रही है। तो क्या जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी पर मुस्लिम विरोधी होने का तमगा लगाकर पलटी मारेगी? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। इससे पहले भी जेडीयू के लोग ऐसा कर चुके हैं और क्या भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार को नाराज करके अपने नेता गिरिराज सिंह से इस तरीके की यात्रा निकलवा रही है क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने मंजूरी दिया होगा तभी ऐसा हो रहा है। साथ साथ लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पैन इंडिया कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं। शूटर्स की गिरफ्तारी पंजाब और अन्य राज्यों से की गई है। पंजाब में हथियार भी बरामद किए गए हैं। दोस्तों अनमोल बिश्नोई पर 18 आपराधिक मामले दर्ज है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। इससे पहले बाबा सिद्दीकी की हत्या और सिद्धू मूसेवाले की हत्या में सीधे लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था और उसके बाद सलमान खान को धमकियां दी जा रही थी। इसके बाद जब मामला और आगे बढ़ा दोस्तों और कनाडा की सरकार ने अमित शाह और मोदी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए, उसके बाद अब यह कार्रवाई की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा इन दिनों झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्हें सूबे में पार्टी अभियान का सह प्रभारी बनाया गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार ने केवल घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के हित में काम किए हैं। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो लात मारकर घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आगे कहते हैं कि वोट के लिए तुष्टीकरण करने के लिए घुसपैठियों को बुलाया गया है। पूरे सरकार ने घुसपैठियों के आगे घुटने टेक दिए हैं। साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनके साथ चाचा शिवपाल भी लगातार गली गली में जा रहे हैं दोस्तों, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उपचुनाव को लेकर चाचा भतीजे दोनों एकजुट होकर मैदान में उतरे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के लिए तस्वीर काफी पावरफुल तस्वीर है। पार्टी और घर पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहा है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा।
आएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीटीवी के पत्रकार पंकज झा की ओर से एक आर्टिकल लिखा गया है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद समाजवादी पार्टी की छवि महिला विरोधी बन गई है। साल 1995 में सरकारी गेस्ट हाउस में बीएसपी चीफ पर हमला हुआ था। इसके बाद उनकी इमेज खराब हो गई थी, इस तरीके के दावे किए गए हैं। फिर वो बताते हैं कि उपचुनाव में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार मैदान में उतरी है। मिल्कीपुर को छोड़कर विधानसभा की सभी 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने 9 में से 4 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है ताकि महिला वोटरों को साथ में लेकर आया जाए। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव पर ये जो आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताकर आर्टिकल लिख रहे हैं। ऐसे पत्रकारों के बारे में आपकी क्या राय है, लिखकर जरूर बताएगा, क्योंकि ये माहौल बनाते हैं, समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताने की कोशिश करते हैं और परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। साथ साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र की औरंगाबाद सेंट्रल सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है दोस्तों। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए जानकारी दी गई है। नासेर सिद्दीकी को इस सीट पर पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने सिद्दीकी को बधाई दी है। अविभाजित शिवसेना के जासवाल प्रदीप शिव नारायण यहां से पिछली बार चुनाव जीते थे। 2019 में इस सीट पर एआईएमआईएम के इम्तियाज जलील विधायक बने थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एआईएमआईएम विदर्भ में 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। पार्टी का फोकस उन सीटों पर रहेगा जहां पर मुस्लिम और दलित वोटर्स की संख्या ज्यादा है। इसमें नागपुर, अमरावती, बुल्ढाना और यवतमाल के साथ साथ वासिम और चंद्रपुर, वर्धा और गोदिया आते हैं। इस पूरे कदम के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन को कुछ नुकसान भी हो सकता है। साथ साथ जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों में हो रही बढ़ोतरी और टारगेट किलिंग को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में सेना के वाहन पर कायराना हमले में हमारे वीर जवानों की शहादत का समाचार अत्यंत दुखद है। हमने 2 वोटर्स को भी गवा दिया है। शहीदों को नमन करता हूं और सभी शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने आगे लिखा कि केंद्र की एनडीए सरकार की नीतियां जम्मू कश्मीर सुरक्षा और शांति स्थापित करने में पूरी तरीके से विफल रही है। उनके दावों के विपरीत हकीकत यह है कि प्रदेश निरंतर आतंकी गतिविधियों, हमारे जवानों पर हमला, नागरिकों की लांछित हत्याओं के कारण खतरे के साए में लोग जी रहे हैं। सरकार को तुरंत जवाबदेही होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। जल्द से जल्द वादी में अमन बहाल कर सेना और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। राहुल गांधी ने ये जो मुद्दा उठाया है दोस्तों काफी गंभीर मामला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद से कई और अटैक की खबर सामने आई थी। साथ साथ आदित्य ठाकरे बोले, कहा यह चुनाव महाराष्ट्र प्रेमी और महाराष्ट्र द्रोहियों के बीच में हो रहा है, यानी ये 2 लकीरें खिंच चुकी है। साफ तौर पर जो लोग महाराष्ट्र के समर्थन में है, जो महाराष्ट्र प्रेमी है, वो लोग महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाले हैं, और जो महाराष्ट्र विरोधी है वो महायुति वाले हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन वाले लोग हैं। और महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने यह तय कर लिया है दोस्तों कि ये पूरा चुनाव गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर अस्मिता का कार्ड खेल रही है महाविकास अघाड़ी गठबंधन, इससे अच्छा खासा चुनाव में अंतर देखने को मिल सकता है। तो अपनी राय जो लिखा था मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेता कार्तिकेय सिंह चौहान यानी शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने कैसा बयान दिया है जिससे विवाद खड़ा हो गया है। बुधनी में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कार्तिकेय ने कहा कि विधानसभा उपचुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीत गया तो यहाँ एक ईंट नहीं लगेगी। अगर चुनाव हार गए तो फिर हम मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के पास किस मुंह से जाएंगे। कार्तिकेय इसी बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में सवालों के घेरे में आ गए। दोस्तों कार्तिकेय सिंह चौहान के बयान मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि इस प्रकार का भाषण ना दे। कार्तिकेय सिंह अपने पिता शिवराज सिंह चौहान से कुछ सीखे। लोकतंत्र में सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर भारत के निर्माण में सहयोग करते हैं। 10 साल मैं भी मुख्यमंत्री रहा हूं, लेकिन मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे को सब कुछ राजनीति में ऐसे ही थाली पर रखकर मिल गई है दोस्तों, इसीलिए शायद इस तरीके की बातें कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग जो परिवारवाद पर निशाना साधते हैं उनको बताना चाहिए कि कार्तिकेय सिंह कौन से परिवारवाद वाले नेता है जो लोगों को इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं। साथ साथ ज्ञानवापी केस को लेकर एक और बड़ी अपडेट है। हिंदू पक्ष की याचिका कोर्ट में खारिज हो गई है। ज्ञानवापी के पूरे परिसर का सर्वे नहीं होगा। कानूनी लड़ाई 1991 में वाराणसी में दायर की गई याचिका में शुरू हुई थी दोस्तों। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल के मस्जिद को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए थे और इसे 16वीं शताब्दी का मंदिर बताया गया था। अब देखते हैं इस पूरे मामले पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि होने वाले 2027 के चुनाव से पहले मंदिर को लेकर कोई ना कोई निर्णय करवाने की कोशिश की जा रही होगी। दोस्तों आपको जो भी लगता है लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ झारखंड विधानसभा चुनाव में नेताओं के टिकट कटने का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें कि झारखंड के अंदर कांग्रेस पार्टी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी। हजारीबाग जिले की बरही सीट से पार्टी ने मौजूदा विधायक उमाशंकर यादव को मैदान में उतारने की जगह अरुण साहू को चुनाव में मैदान में उतार दिया। इसके बाद वो 170 किलोमीटर दूर का सफर तय करके डाल्टनगंज पहुंच गए, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईश्वर यादव उर्फ रंजन यादव से मुलाकात करके समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में ही मदद की थी। बीजेपी के नेता ने यह दावा किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि आरएसएस के लोग इस बार महाराष्ट्र में एक्टिव हो गए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेगी। हालांकि हकीकत यह है कि लोकसभा चुनाव में भी आरएसएस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सपोर्ट किया था, लेकिन बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी हार स्वीकार करने की जगह ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रही है कि संघ उनके साथ में नहीं था, इसीलिए बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जबकि सबको हकीकत पता है कि आरएसएस ने पूरी मदद की थी और आरएसएस जानती है कि अगर बीजेपी सरकार में नहीं आए तो आरएसएस का भी पूरी तरीके से काम रुक जाएगा और आरएसएस को बैन भी लगाया जा सकता है। इसीलिए आरएसएस के लोग बिना बीजेपी के कहे उनकी मदद करते हैं और भाजपा को लोकसभा में हार मिली तो अब महाराष्ट्र को लेकर दावा किया जा रहा है, परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जैसे हरियाणा में आरएसएस की मदद से बीजेपी जीती है, वैसे ही महाराष्ट्र
में होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये झूठा परसेप्शन बनाया जा रहा है ताकि आरएसएस की छवि को बचाया जा सके और बीजेपी के लोगों को झूठा कॉन्फिडेंस दिया जा सके? हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की सारी बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचती रहे। जय हिंद जय भारत।